नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक रद्द। भारत के विरोध के बाद न्यूयॉर्क में होगा सम्मेलन। जम्मू कश्मीर के स्पीकर को नहीं बुलाने पर भारत ने की थी बहिष्कार की घोषणा। ललित मोदी के खिलाफ सीबीआई ने कसा शिकंजा। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को भेजे दस्तावेज। ब्रिटेन से हो सकती है प्रत्यर्पण की मांग। सूचना प्रसारण मंत्रालय की टीम आज करेगी फिल्म संस्थान के हड़ताली छात्रों से बात। समाधान निकालने की कोशिश। छात्रों की प्रधानमंत्री से दखल की अपील। जयपुर में भारत प्रशांत द्वीप देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन आज। व्यापार, निवेश और रणनीतिक भागीदारी पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। और आर्थिक के बाद ग्रीस में राजनीतिक संकट। प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास का इस्तीफा। यूरोपियन यूनियन के राहत पैकेज का व्यापक विरोध। पाकिस्तान में होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। भारत की जगह बदलने की मांग के बाद अब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने इसे न्यूयॉर्क में कराने का फैसला किया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर को पाकिस्तान से न्योता नहीं मिलने पर सम्मेलन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान अगले महीने निर्धारित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन की मेजबानी नहीं करेगा। गुरुवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने ये जानकारी दी। अब इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाएगा। हमने ये फैसला किया है कि हम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस इस शर्त पे कि कश्मीर को बुलाना पड़े, मकबूजा कश्मीर को बुलाना पड़े, किसी भी सूरत में करने को नहीं तैयार। भारत ने जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को आमंत्रित करने से पाकिस्तान के इनकार के बाद सम्मेलन का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सीपीए को चिट्ठी लिखकर सम्मेलन की जगह बदलने की मांग की थी। भारत की मांग पर बुधवार को सीपीए ने सहमति जताई और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष को आमंत्रित करने का निर्देश दिया। हमेशा से 1947 से लेकर के लगातार इस प्रकार की हरकतें करता रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है और पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल अड़ियल रवैया है। इसका कारण है कि पहले भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 2007 में भी और पहले भी ऐसी मीटिंगें हुई है, उसमें जम्मू कश्मीर को बुलाया जाता रहा है, इवन पाकिस्तान में। पहले ये सम्मेलन इस्लामाबाद में 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पाकिस्तान से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत से पहले सरकार ने साफ किया है कि इसमें सिर्फ आतंकवाद के मसले पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि बातचीत से पहले अलगाववादी हुर्रियत नेता पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज से नहीं मिलेंगे। इसके उलट पाकिस्तान दिल्ली में अजीज और अलगाववादियों की मुलाकात पर अड़ा है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने अजीज से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत में आतंकवाद और सुरक्षा के मसलों के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। The agenda of this meeting was settled in the UFA meeting to talk on terror, including the exchange of voice samples for 26/11. Therefore, this meeting is for talking on terror and the need to prevent it. हुर्रियत नेताओं से मिलने के सरताज अजीज के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए सुबह सुबह सभी हुर्रियत नेताओं को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद नजरबंदी हटा ली गई। सरकार ने हुर्रियत नेताओं को भी इशारा किया है कि पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन तय की गई है जिसका सम्मान होना चाहिए। What is the purpose of talking to Hurriyat? I don't. Is the Pakistan NSA, Mr. Sartaj Aziz, going to take his brief from the Hurriyat leadership? I find that's very, very surprising. हालांकि हुर्रियत नेताओं को छूट दी गई है कि वो चाहे तो पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज से बैठक के बाद मिल सकते हैं। Separatist leaders have been invited to receptions and functions, and on their Independence Day, Pakistan Independence Day, they do invite them in the celebration. इस बीच जम्मू कश्मीर भी इस मामले में केंद्र के साथ है और कोशिश है कि पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात हो। मेरी उम्मीद है और मेरा कहना है
खुदा करे जो ये मीटिंग हो, इट विल मेक ए ब्रेक थ्रू। हालांकि पाकिस्तान ने साफ किया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुलाकात होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक पहली बार हो रही है। भारत के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवादी नवेद अभी भारत के कब्जे में है और उसने पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने की बात कबूल की है। इससे ज़्यादा जीता जागता प्रमाण भारत के लिए और कुछ नहीं हो सकता। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों के मंच का दूसरा शिखर सम्मेलन आज जयपुर में हो रहा है। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में भारत की कोशिश सामरिक रूप से अहम दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने की होगी, ताकि व्यापार और निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में इन देशों के साथ गहरे संबंध विकसित हो सकें। इससे समुद्री क्षेत्र में चीन के मुकाबले पकड़ मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। भारत खासकर तेल और प्राकृतिक गैस, खनन, सूचना तकनीक, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन और सामुद्रिक अनुसंधान के क्षेत्र में इन देशों से गहरा सहयोग चाहता है। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीद जता चुके हैं कि इससे संसाधनों के धनी 14 देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। सम्मेलन में शामिल होने वाले द्वीप देश फिजी, पापुआ न्यू गिनी, कुक आइलैंड, टोंगा, ट्वालू, नौरू, किरिबाटी, वनुआतू, सोलोमन आइलैंड्स, समोआ, न्यूए, पलाऊ, मिक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड्स हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 3 सदस्यों की टीम आज पुणे के फिल्म संस्थान का दौरा करेगी। उधर हड़ताली छात्रों ने प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। संस्थान में पढ़ने वाले 60 से ज्यादा अतिथि प्रोफेसरों ने चिट्ठी लिखकर विवाद का सम्मानजनक हल खोजने की अपील की है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स SM खान की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की टीम पुणे पहुंच गई है। समिति फैकल्टी, कर्मचारियों और छात्रों से आज बात कर विवाद का हल खोजेगी। हम लोगों की और भारत सरकार की और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इच्छा है कि वहाँ कार्य सुचारू रूप से चले और उसी एक कोशिश में हम लोग यहाँ आए हैं। सभी संबंधित पक्षों से बात करेंगे और तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे और इसका प्रयत्न करेंगे कि हालात नॉर्मल हों। हड़ताली छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो खुद संस्थान आएं और इस विवाद का हल निकालें। छात्रों का कहना है कि मंत्रालय की समिति को मुख्य मुद्दों पर गौर करना चाहिए। मुझे तो ये वी हैव बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट दे शुड कम डाउन, understand the issues, and rather than just randomly asking us to call off the strike, discuss the issues, resolve the issues, and then expect us to call off the strike. संस्थान के अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि 2008 बैच के अधूरे प्रोजेक्ट्स का आकलन फिलहाल संभव नहीं है। As a faculty, as people who are inside, we know the academic scenario so well, we know the students so well. I think we can play a very, very concrete role in finding a real solution to this. So we are, unfortunately, we have not, nobody has engaged in any dialogue with us so far. मंगलवार को अधूरे डिप्लोमा प्रोजेक्टों के आकलन का विरोध कर रहे 5 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। छात्रों पर आरोप था कि उन्होंने संस्थान के निदेशक का घेराव किया। FTII के अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ 12 जून से छात्र हड़ताल पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में 4 जून को सेना पर हुए हमले में शामिल 5 NSCN खपलांग गुट के उग्रवादियों को सेना ने हिरासत में ले लिया है। बाकी उग्रवादियों की खोज जारी है। आगे की जांच के लिए हिरासत में लिए उग्रवादियों को NIA को सौंपा जाएगा। हमलावरों को पकड़ने और पहचान के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। 14 जून को 6 डोगरा रेजिमेंट की टीम पर NSCN खपलांग गुट के उग्रवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। माफ कीजिएगा, 4 जून को ये घटना हुई थी। सेना पर हमला किया गया था और इसी सिलसिले में 5 गुट के उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी उग्रवादियों की खोज जारी है। एक विशेष टीम बनाई गई है। CBI ने IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। CBI ने ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को दस्तावेज भेजे हैं। जांच एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर इंटरपोल को कागजात भेजे हैं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद भारत ब्रिटेन से ललित मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर सकेगा। इससे पहले ललित कमिश्नर के खिलाफ लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था,
जो सिर्फ घरेलू हवाई अड्डों पर ही लागू था। हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने भी ललित मोदी के खिलाफ आईपीएल में गड़बड़ियों से जुड़े मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें 46 आरोपियों के नाम हैं। ये मामला 2009 में पीएमटी परीक्षा से जुड़ा है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, नकल जैसे आरोप हैं। ये मामला पहले सागर पुलिस के पास था। अब तक सीबीआई व्यापम घोटाले में 89 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई व्यापम मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कम निकायों पर जीत का परचम लहरा सकी। जीत पर बीजेपी जहां जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी की जीत से इनकार कर रही है। राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए आश्वस्त करने वाले हैं। 129 नगर निकायों में से बीजेपी ने 66 पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस महज 35 निकायों पर जीत का परचम लहरा सकी। बीजेपी जीत का सेहरा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सिर बांध रही है। 7 कारपोरेशन अपने राजस्थान प्रदेश में हैं। 6 पे पहले चुनाव हो चुके, एक अजमेर में जो अभी चुनाव हुआ। 7 के 7 कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। ये राजस्थान प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इससे पहले कांग्रेस के 7 मेयर थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नकारा और उनके बेबुनियाद अभियान जो झूठ पर आधारित था उसको भी नकार दिया है। हालांकि बीजेपी को 2010 में मिले 37.16% वोट के मुकाबले इस बार लगभग 1% की बढ़त ही मिली है। पार्टी को वसुंधरा राजे के गढ़ झालरापाटन और झालावाड़ में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों से उत्साहित कांग्रेस ने इसे बीजेपी की जीत मानने से इनकार किया है। 2 तिहाई लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। बीजेपी इसको अपनी जीत कैसे मान सकती है? आंकड़ों के आधार पर इनडायरेक्ट चुनाव कराकर अगर आपकी 1 या 2 वार्ड में कहीं बहुमत है तो उसको आप नहीं कह सकते कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के पक्ष में आया है। 17 अगस्त को 129 शहरी निकाय के लिए हुए चुनाव में 74.06% मतदान हुआ था। इसमें एक अजमेर नगर निगम, 15 नगर परिषद, 113 नगर पालिकाओं के लिए कुल 10,582 उम्मीदवार खड़े हुए थे। 2010 में नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी और कुल 126 निकायों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 49 और बीजेपी को 57 पर जीत मिली थी। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच बढ़ती दोस्ती को लेकर सियासी गलियारों में घमासान तेज हो गया है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को सीधे टक्कर दे रही बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ होने से उनके वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मंच पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साथ दिखे तो सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। बिहार में आधिकारिक रूप से तो चुनावी बिगुल नहीं बजा है, लेकिन पार्टियां अभी से पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा किया तो बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीर दिखने लगी। हालांकि बीजेपी इस मिलन को महज एक छलावा मान रही है। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार करते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो आकर के केजरीवाल जी आवे या कोई जावे, क्या करेंगे? जो हकीकत है वो हकीकत है। बिहार में बतलावे ने कि बिहार में जो है नीतीश कुमार बतलावे कि नीतीश कुमार कहें कि लालू प्रसाद यादव का 25 साल का राज जो है वो स्वर्णिम काल था, हिम्मत है तो बोलें। और लालू यादव भी बोलें कि नीतीश कुमार का 10 साल का शासन सुशासन का शासन रहा है। जेडीयू का कहना है कि जनता की नजर में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की छवि में काफी समानता है। चुनाव में फायदा या नुकसान की बात नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार भी लड़ते हैं, आए हैं, केजरीवाल भी लड़ते आए हैं। गुड गवर्नेंस के नाम पे केजरीवाल भी आए हैं, नीतीश कुमार पिछले 10 वर्षों से हैं, तो कहीं ना कहीं समानता तो है। उधर कल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव मुलाकात की वजह बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बता रहे हैं। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के मंच साझा करने पर पप्पू यादव ने कहा कि दोनों के बारे में देश जानता है। के लिए कुछ भी अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार जैसा आदमी करेगा, इसलिए इस दोनों का चर्चा छोड़ दीजिए। देश में अभी दोनों की चर्चा नहीं हो सकती, पता चल जाएगा जब दिल्ली के चुनाव लेकर कुछ चर्चा हुई क्या अभी आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं थी लेकर बात सीधे सिर्फ बिहार के सवाल पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, बिहार में जिस तरीके से लाठी गोली चल रही है उसके सवाल पर, बिहार में कोई राजनीतिक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है उसके सवाल पर, बिहार में कोई कर्मचारी सुरक्षित नहीं है नीतीश कुमार पर, इसके सवाल पर। अरविंद केजरीवाल का बिहार में प्रचार महागठबंधन के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। समय बताएगा कि नीतीश कुमार का अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करना जनता स्वीकार करेगी या फिर नकार देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखिए, असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के काम में उतरी सेना। किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे मंडी हाउस में। वहाँ प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्टार का एक एटीट्यूड है, तो मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जॉब है, लोग जानेंगे, इज्जत भी देंगे, और बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जी हाँ, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। केंद्र सरकार 8वीं कक्षा तक स्कूली छात्रों को फेल नहीं करने की नीति को खत्म करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। शिक्षाविद इस नीति को जारी रखने के पक्ष में है। जानकारों का मानना है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लागू किए गए इस प्रावधान को खत्म करने से बच्चों के भविष्य पर गलत असर पड़ेगा। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करने की नीति को खत्म करने के लिए ज्यादातर राज्य एकमत हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में राज्यों ने कहा कि फेल नहीं किए जाने के प्रावधान से बच्चों में पढ़ने लिखने और सीखने की प्रवृत्ति घट रही है। 19 राज्यों के मंत्रियों का अपना ये अनुभव था कि इसकी वजह से लर्निंग आउटकम्स पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फिर भी हम चाहते हैं कि राज्यों से हम लिखित में उनकी राय मांगे, और यही हमने आज केब के सामने निवेदन किया और केब ने हमारे इस निवेदन को स्वीकारा। पिछली यूपीए सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक उप समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट में भी इस नीति को बदलने की सिफारिश की गई है। शिक्षाविद नो डिटेंशन नीति को खत्म करने के विरोध में हैं और बच्चों के भविष्य के लिए इसे जारी रखने की वकालत कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बिल्कुल डिटेंशन के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कौन है ये जो कह सकता है कि आप फेलियर हैं? वो टीचर ही कैसी है जो बच्चे को पढ़ा रही है? क्या उसके वजह से वो बच्चा फेल हो रहा है? करिकुलम में तवज्जो दीजिए, टीचर ट्रेनिंग में ध्यान करिए, ये देखिए कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए। कि हम अमल तो ठीक करते नहीं हैं, उसी जो प्रावधान है उसको हमने ठीक से अमल नहीं किया। अब हम शॉर्टकट अपनाते हैं और कहते हैं कि फेल कर देना जो है, डिटेन कर देना, वो बच्चे के लिए अच्छा है। वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। उप समिति ने आरटीई कानून के तहत नो डिटेंशन नीति को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और 5वीं से आगे क्लास प्रमोशन नीति दोबारा पेश करने की सलाह दी है। कुछ राज्य इस नीति को पहले ही खारिज कर चुके हैं। शिक्षा को 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के हर बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बनाने वाला आरटीई कानून अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने लोकायुक्त नियुक्ति की फाइल तीसरी बार लौटा दी है। राजभवन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष के बीच चर्चा के बाद नाम तय करने को कहा है। बयान के मुताबिक नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 3 सदस्यों की समिति में लोकायुक्त के नाम पर कभी चर्चा नहीं हुई। सरकार ने 5 अगस्त को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रविंद्र सिंह को नया लोकायुक्त बनाने की सिफारिश की थी। राजभवन से 2 बार ये फाइल लौटाई जा चुकी है। राज्यपाल साफ कर चुके हैं कि जब तक समिति की बैठक में नाम तय नहीं होगा, वो इसे मंजूरी नहीं देंगे। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निगम और दिल्ली सरकार के अधिकारी
रोकथाम के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को आने वाले 2 महीने तक अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बैठक के बाद अस्पतालों में डेंगू टेस्ट किट मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को इसे लेकर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी की जा रही है। अगस्त में ही दिल्ली में 220 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। आज चौथे दिन लगातार तेज बारिश के बाद असम में हालात बिगड़ गए हैं। 13 जिलों के 611 गांव में पानी घुस चुका है। राज्य के 124 राहत शिविरों में करीब 85,000 लोग पनाह लिए हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 3 लाख लोग इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के साथ ही मिट्टी का तेज कटाव भी लोगों के लिए आफत बन गया है। गीली मिट्टी में बांस को गाड़ने की कोशिश कर रहे ये लोग जानते हैं कि इस बार बाढ़ दोहरी आफत लेकर आई है। बांसों को गाड़ने के साथ ही ग्रामीण रेत की बोरियों को भी अपने घर और खेत के चारों तरफ रख रहे हैं। नदियों में उफान के चलते मिट्टी में कटान तेजी से बढ़ा है, जिससे फसल ही नहीं पूरा का पूरा खेत बहने की आशंका भी बढ़ गई है। अब तक 27,000 हेक्टेयर पर खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। बाढ़ का पानी गांव के बीचों बीच बह रहा है। असम के 600 से ज्यादा गांव की कमोबेश एक ही तस्वीर है। ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 3 लाख लोग इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अब मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देकर लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। मिड हिल्स और हाई हिल्स के जो इलाके हैं इसमें आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 21 तारीख से जो बारिश है वो बढ़ सकती है। 21 और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश होने की संभावना है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। कोकराझार, धेमाजी और बंगाई गांव में हालात बिगड़ने पर सेना ने अपने जवानों को उतारा है। सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। असम सहित उत्तर पूर्व के ज्यादातर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ से सड़कें, पुल, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों को भी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 53 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पानी किन बरषुण माने नेरा नेपेराके होए आछे, मानुह घৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈ আছে एकदम। असम में इस साल आई ये दूसरी बड़ी बाढ़ है। बाढ़ में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। असम से सटे पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं बैंक कर्मचारियों से जुड़ी खबर की। अगले महीने यानी सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक में अवकाश रहेगा। सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लंबे समय से दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग को मंजूर कर लिया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल बैंकों में शनिवार को आधे दिन काम होता है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे आज श्रीलंका के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोलंबो में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। हाल ही में संसदीय चुनाव में विक्रमसिंघे की पार्टी ने 106 सीटें जीती, जो 225 सदस्यीय सदन में बहुमत से सिर्फ 7 ही कम है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने रानिल विक्रमसिंघे को सरकार बनाने के लिए समर्थन का प्रस्ताव दिया है। आर्थिक संकट से घिरे ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने इस्तीफा दे दिया है। यूरोपीय कर्जदाताओं से तीसरे राहत पैकेज पर समझौते के बाद अपनी ही सिरिजा पार्टी में विरोध के बाद सिप्रास ने यह फैसला लिया। सरकारी अधिकारी के मुताबिक सिप्रास के इस फैसले के बाद समय से पहले 20 सितंबर को चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी नेता इवानगेलोस मेमार्क्स ने कहा है कि वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने गुरुवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में सरकार की सुलह समझौते की नीतियों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ग्रीस ने यूरोजोन के दूसरे देशों से 3 साल के लिए 86 अरब यूरो की वित्तीय सहायता कार्यक्रम के जरिए सबसे बेहतर संभावित सौदा किया। साथ ही कहा कि वो अपनी सरकार के कार्यक्रम चलाने के लिए फिर से ग्रीस के लोगों का जनमत हासिल करेंगे। Θα ήθελα λοιπόν να σας υποβάλω την παραίτηση της κυβέρνησης και να σας καταθέσω την πεποίθησή μου ότι πρέπει να εκτιμηθούν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διαδικασίες άμεσα προκειμένου να πάμε το συντομότερο δυνατό। ग्रीस को अगले 3 सालों के दौरान यूरोप से 86 अरब यूरो का कर्ज मिलेगा।
ये बीते 5 साल में ग्रीस को मिलने वाला तीसरा राहत पैकेज है। ग्रीस को गुरुवार को पहली किस्त में 13 अरब यूरो मिले, जिनसे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक को 3 अरब यूरो लौटा सका। लेकिन समझौते के लिए खर्च में कटौती और कर बढ़ाने की शर्तों पर सिप्रास की पार्टी में कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद सिप्रास को पद छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद ग्रीस में अंतरिम सरकार शासन करेगी। इस बीच देश के मुख्य विपक्षी नेता इवानगेलोस मेमार्किस ने कहा है कि वो दूसरी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। Και αμέσως μετά να πηγαίνει σε εκλογές παρετούμενος, όχι για κάποιο σοβαρό λόγο, αλλά για λόγο τον οποίο πολλοί λένε ότι είναι σοκομματικός, αλλά εγώ για να το καταλάβουν ακόμα περισσότερο όλοι, για λόγο ο οποίος μπορούσε να είχε। एलेक्सिस सिप्रास की सिरिजा पार्टी ग्रीस को कर्ज संकट से उबारने के वादों पर सत्ता में आई थी। सिप्रास ने इसी साल 25 जनवरी को जनमत हासिल करके ग्रीस के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल के मैदान से अहम खबरें। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल फिर से दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। कल जारी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में साइना पहले पायदान पर पहुंच गई। साइना ने रविवार को जकार्ता में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार के बावजूद रैंकिंग में पहला स्थान पाया है। साइना के 82,792 रेटिंग अंक हैं, जबकि मारिन के 80,612 अंक हैं। साइना विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। शहनाई के जादूगर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की आज पुण्यतिथि है। बनारस के घाटों से उठा उनका संगीत न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी गूंजा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी उनकी शहनाई ने ही देश को आजाद होने की खबर दी थी। आइए सुनते हैं उनकी शहनाई के कुछ स्वर। और देश भर के सिनेमाघरों में आज रिलीज हो रही है केतन मेहता की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन। पहाड़ काट कर सड़क बनाने वाले बिहार के एक मजदूर दशरथ मांझी के जीवन से इसकी कहानी प्रेरित है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो खुद एक मामूली किसान परिवार से आते हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने अपने जीवन के खास अनुभवों को साझा किया। देनी पड़ेगी। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? तैयार है। तो मैं घर गया तो वहाँ से अम्मी की जो मेरी मदर की ज्वेलरीज थी वो गिरवी रखा मैंने। वहीं पे हमारे यहाँ सुनार थे और उनसे पैसा लेके उसको 5,000 रुपये दिए मैंने और मेरा जॉब उन्होंने वहाँ लगा दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें? अरे 500 रुपये के आसपास थी। ड्यूटी आवर्स क्या थे? सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक और 5 बजे के बाद फिर मैं मंडी हाउस आ जाता था, वहाँ पे थिएटर की रिहर्सल करता था। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ गुफ्तगू में हुई ये पूरी बातचीत राज्यसभा टीवी पर आप देख सकेंगे रविवार 23 अगस्त को रात 10:30 बजे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक रद्द। भारत के विरोध के बाद न्यूयॉर्क में होगा सम्मेलन। जम्मू कश्मीर के स्पीकर को नहीं बुलाने पर भारत ने की थी बहिष्कार की घोषणा। ललित मोदी के खिलाफ सीबीआई ने कसा शिकंजा। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को भेजे दस्तावेज। ब्रिटेन से हो सकती है प्रत्यर्पण की मांग। सूचना प्रसारण मंत्रालय की टीम आज करेगी फिल्म संस्थान के हड़ताली छात्रों से बात। समाधान निकालने की कोशिश। छात्रों की प्रधानमंत्री से दखल की अपील। जयपुर में भारत प्रशांत द्वीप देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन आज। व्यापार, निवेश और रणनीतिक भागीदारी पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। और आर्थिक संकट के बाद ग्रीस में राजनीतिक संकट। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास का इस्तीफा। यूरोपियन यूनियन के राहत पैकेज का व्यापक विरोध।